नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, बाल विकास की जो आपकी क्लास होने वाली है, वो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिकरण मतलब सोशलाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आपके यूपी टीईटी के सिलेबस में डिक्टो दिया हुआ है और हर एक वर्ष में एक प्रश्न आपका जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये उस लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि इसके क्वेश्चंस जो है आप अगर अच्छे से ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल कर ले जाएंगे, लेकिन अगर ये क्लास आप लोग देख लेंगे ना तो वो भी आपका संशय जो होगा थोड़ा बहुत रहता है वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ये आपके बाल विकास के अंतर्गत आएगा। यूपी टीईटी में ये निश्चित तौर पर पूछा जाएगा और सुपर टीईटी में मैं बार बार आपको बताता हूं कि अगर आप सुपर टेट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, दोनों की कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, केवीएस हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये क्लास एकदम बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारी बाल विकास की 6वीं क्लास होने वाली है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास, जिसमें मैंने 2 क्लासें करा दी है, बस एक क्लास आपकी और बची है। फिर हम लोग नैतिक विकास पर चलेंगे और उसके आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। लेकिन संज्ञानात्मक विकास जो मानसिक विकास के अंतर्गत आएगा, उसमें हम लोग बुद्धि भी पढ़ लेंगे, चिंतन भी पढ़ लेंगे, ताकि ये सारी चीजें एक ही साथ में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम लोग अभ्यास प्रश्न भी हल करेंगे, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। वीडियो के लास्ट में अभ्यास प्रश्न भी कराएंगे क्योंकि क्लास ये छोटी है। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, यहां पर आज की क्लास है सामाजिकरण सोशलाइजेशन, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को और क्लियर दिखने लगे। ठीक है, चलिए ओके है। अब देखते हैं, सबसे पहले है कि समाज के, देखिए सामाजिकरण समझने से पहले आपको समझना है कि सामाजिकरण है क्या। तो सामाजिकरण क्या है दोस्तों? तो समाज के जो मानदंड होते हैं, समाज के कुछ नियम होते हैं, मानक होते हैं, उसके साथ जब अनुकूलन कर लेता है बालक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सामाजिकरण कहते हैं। यहां पर ये जो आपको इसमें मात्रात्मक त्रुटि दिख रही है, ठीक है, जो मात्रा वाली त्रुटि है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। ये सामाजिकरण जहां भी इस तरीके से लिख दिया गया, असल में देखिए ये होता है, इस पे बड़ी की मात्रा लगी होनी चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, हो सकता है कि ये आपको कई जगह मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, इसको हमेशा आप ये वाला मात्रा समझ के चलेंगे। एक हिंदी का अध्यापक होने के नाते ये त्रुटियां होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये टाइपिंग वाली मिस्टेक है, तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये एक परिभाषा हो गई कि सामाजिक मानदंडों के हिसाब से अनुकूलन करना। ठीक है, जब बालक का सामाजिकरण होता है तो बालक क्या करता है? वो समाज में आता है, वहां पर कई सारे नियम होते हैं। नियम क्या होते हैं? जैसे सामाजिक मानदंड जिनको हम कहते हैं, वो ऐसे नियम नहीं होते हैं कि एकदम स्ट्रिक्ट है, कहीं लिखे गए हैं, कुछ नहीं। बालक देखता है कि घर में कोई अगर अतिथि आता है या कोई सम्मानित व्यक्ति आता है, बड़ा आता है कोई, तो छोटे बच्चे उनके पैर जाकर के छूते हैं, पैर छूते हैं ना, तो बालक जो देख रहा होता है तो क्या करता है? उसी का पालन करने लगता है, अनुकरण करने लगता है, तो वही सामाजिकरण हो जाता है। वहीं पर जैसे बालक ने सीखा, उसका सामाजिकरण होना शुरू हो गया। ठीक है, अब इसकी एक परिभाषा है, हरलाक ने एक परिभाषा दी है। हरलाक जो है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम। अब सामाजिक प्रत्याशाएं क्या है? जो समाज की आशा होती है, उसके अनुरूप जब व्यवहार की योग्यता बालक के अंदर आती है, ठीक है, योग्यता का अधिगम दिया गया है कि मतलब जब बालक उसको सीखता है, अधिगम करता है, तो क्या होता है? बालक का सामाजिक विकास होता है। कैसा? सोशल डेवलपमेंट होता है। और ये किसने कहा है? तो हरलाक ने कहा है। यही परिभाषा आपसे एक बार यूपी टेट में पूछी जा चुकी है। ठीक है, यूपी टेट 2016 आई थिंक रहा होगा, उसमें वो प्रश्न पूछा जा चुका है, ये वाला। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या होगा? समाज के प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार जब बालक सीखने लगता है, तब बालक का सामाजिक विकास होना शुरू हो जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, तो एक और बेहतरीन परिभाषा है जो सबका निचोड़ आप कह सकते हैं। ठीक है, ऊपर जो भी लिखा है उसका निचोड़ है कि सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जिसमें जो शिशु होता है ना, वो अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, समाज का एक क्रियाशील सदस्य बन जाता है, और जो सामाजिक आदर्श है, मूल्य है, उसके प्रतिमान है,
उनको सीख कर क्या करता है, उनके अनुरूप आचरण करता है, मतलब व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो इन्हीं सब के अनुसार क्या करता है, व्यवहार। अब आपको समझना है कि व्यक्तित्व का विकास, समाज, ठीक है। आगे बात करें, क्रियाशील सदस्य समाज का बनता है सामाजिकरण के माध्यम से, और सामाजिक आदर्श मूल्य प्रतिमानों को सीखता है। इसी के आधार पर बालक का क्या होता है, सामाजिकरण होना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग समझेंगे, ठीक है। आगे समझिए। अब बात करते हैं कि जो बालक की अवस्थाएं हमने पढ़ी है कौन कौन सी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था जो हम लोगों ने पढ़ ली है, उसके आधार पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसमें कौन कौन सा विकास होता है। मतलब शैशवावस्था में सामाजिक विकास क्या क्या आपको लक्षण दिख जाएंगे। जैसे सबसे पहले सामाजिक विकास कैसे होगा बालक का, अनुकरण के माध्यम से। मैंने आपको बताया मम्मा पापा कहना बालक कैसे सीखता है। छोटे बच्चों को आप देखिए, 0 से 6 वर्ष वाले जो बच्चे होते हैं, मेरे ही बगल में एक बच्ची है, उसको आप कुछ भी कहेंगे तो वो उसको दोहराती है, मतलब कि अनुकरण करती है। आप जीभ निकालिए उनके सामने तो वो भी आपको जीभ निकाल के चिढ़ाते हैं, कैसे, अनुकरण करते हैं, ठीक है। तो ये अनुकरण के माध्यम से बालक का क्या हो रहा है, बच्चे का सामाजिकरण हो रहा है। शिशु, यहां पर मैं बालक ना कह के शिशु कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये शैशवावस्था की अवस्था है। माता पिता पर निर्भरता, ये तो मैंने आपको बताया ही है उसमें, तो इसमें ज्यादा नहीं समझना, क्योंकि बालक हर एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किस पर निर्भर होता है अपने पेरेंट्स पर निर्भर होता है। आत्म केंद्रित व्यवहार, यहां पर समझिए आप क्या होता है। जब बालक या जब शिशु शैशवावस्था में होता है तो क्या होता है, आत्म केंद्रित व्यवहार करता है। कैसे, ये समझिए। मम्मी की गोद में कोई दूसरा बच्चा या उसका भाई ही बैठ जाता है अगर, तो बालक क्या कहता है, रोना शुरू कर देता है कि उनको उतारो, हटाओ वहां से। या फिर आत्म केंद्रित व्यवहार। और एक चीज और आप समझिए कि बालक खिलौना लेता है और वो किनारे लेके चला जाता है, और उस खिलौने से बालक बात करके खुद ही सीखता है, खुद बातें करता है उससे। तो ये आत्म केंद्रित व्यवहार होता है। तो ये भी सामाजिकरण में क्या होता है, ये भी सामाजिकरण में सहायक होता है। तो शैशवावस्था में आप ये 3 चीजें याद रखिए, बाकी जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप बहुत इजीली जो है उसका आंसर दे देंगे। अभी लास्ट में हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास होता है वो कैसे होता है, बाल्यावस्था की उम्र तो आप लोगों को पता ही है, अब वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो बाल्यावस्था में देखिए कुछ सामाजिक विकास कैसे होते हैं। जैसे खेल की भावना का विकास, जैसे खेल भावना बच्चों में आती है तो क्या वहां पे सामाजिकरण होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है सामाजिकरण, ठीक है। स्किनर ने यहां तक कहा कि जो खेल का मैदान होता है ना, ये सामाजिकरण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। समझिए कैसे, बालक बाल्यावस्था में है तो वो बालक है, अब बालक है तो वो सबसे ज्यादा कहां पर रुचि लेता है, खेल कूद में रुचि लेता है। यदि खेल कूद के माध्यम से बालक का सामाजिकरण किया जाए तो वो सबसे बेहतर युक्ति होगी, सबसे बेहतर तरीका होगा। कैसे, समझिए कि जब बालक अपने ग्रुप के साथ खेलता है वहां पर उसके अंदर सहयोग की भावना विकसित होती है, जो कि सामाजिकरण का ही तत्व है। समझ रहे हैं आप। जब बालक, मान लीजिए 2 बालक खेल रहे हैं, कोई गिर जाता है तो दूसरा बालक उसको तुरंत उठाता है, तो यही तो सामाजिकरण है। शांति की भावना आती है, संवेगों पर नियंत्रण की भावना आती है उनके अंदर। जैसे कोई बालक है खेल रहा है, किसी से गलती हो गई, उसी के टीम के किसी बालक से गलती हो जाती है, कहता है चलो कोई बात नहीं, ठीक है हम लोग सही कर लेंगे। तो ये क्या होता है, सहयोग की भावना का विकास। सारी चीजें खेल से जो है, क्योंकि जब बालक बाल्यावस्था में होता है तो खेल से ही सबसे ज्यादा सीखता है। आगे समूह या टोली या गिरोह की प्रवृत्ति, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये बाल्यावस्था में ही आती है। बालक अपने सहयोगियों के साथ समूह बनाना शुरू कर देते हैं, टोली में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये समूह जो है ये भी तो सामाजिकरण का ही अंग है, क्योंकि समूह आप जानते हैं समाज का एक अंग होता है समूह, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। विद्यालय में प्रवेश, तो बाल्यावस्था में आपको पता है बालक कब जाकर प्रवेश लेता है विद्यालय में, तो आप कहेंगे बाल्यावस्था में। और आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा की अवस्था, प्राथमिक मतलब विद्यालय में प्रवेश की अवस्था किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है इसी को, बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। तो ये भी एक सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण कारक बनता है विद्यालय। अब विद्यालय में देखिए, विद्यालय में सामाजिकरण बालक का कैसे होता है। जैसे विद्यालय में अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो वो जिस तरीके से पढ़ाते हैं, यदि अध्यापक जो है बहुत उग्र स्वभाव के हैं,
उग्र होकर पढ़ाते हैं तो बालक वही चीजें सीखता है, क्योंकि बालक अनुकरण करके, देख करके ज्यादा सीखता है ना। तो आदर्श प्रदर्शन यदि अध्यापक कर रहे हैं तो बच्चा वही चीजें सीखना शुरू कर देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अध्यापक होते हैं ना, उनको एक आदर्श के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, विद्यालय में भी ये चीज हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, ये जो है यहां पर क्या होता है, खेल भावना। तो देखिए एक चीज मैंने यहां पर नहीं बताया आपको, वो ध्यान में रखिए। ये होती है गेम एज होती है। क्या होती है, गेम एज होती है, मतलब कि खेल की अवस्था होती है। इसके पहले शैशवावस्था जो थी वो टॉय एज थी, मतलब खिलौने की अवस्था थी। दोनों में आप अंतर समझ के चलेंगे। आत्मनिर्भरता, जो बालक शैशवावस्था में हर चीज के लिए दूसरे पर निर्भर था, अब वो बालक क्या होता है, अपने पर निर्भर होने लगता है। इवन यहां तक कि वो मम्मी पापा से भी थोड़ा बहुत इधर उधर करता है कि नहीं ये चीज है हम करेंगे, है ना। तो आत्मनिर्भर बनना चाहता है बालक, ये भी सामाजिकरण का एक जो है तत्व होगा। भावना ग्रंथि का विकास, यहां पर एक चीज समझिएगा, मैंने क्लास में आपको ये जो है आपको ओडियस और इलेक्ट्रा दोनों बताया था, लेकिन जब शैशवावस्था में पढ़ा रहा था मैंने वहां पर एक पॉइंट बना करके बता दिया था कि होती क्या है, किस अवस्था में विकसित होती है ये नहीं बताया था। तो मैंने सोचा कि सामाजिकरण में मैं ये आपको बताता हूं। ये विकसित होती है आपकी बाल्यावस्था में, और ये भी एक सामाजिकरण का महत्वपूर्ण अंग है। समझिए क्या क्या है, एक है ओडियस, ठीक है, एक है ओडियस, ओपीडस कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा आपको, एक है इलेक्ट्रा। प्रश्न आपसे पूछता है कि ये बताइए कि जो इलेक्ट्रा है, ओडियस है, क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसके अंदर ये भावना उत्पन्न होती है। जैसे ओडियस जो होती है ये किसके अंदर उत्पन्न होगी, तो मैंने बताया था ये देखने में कैसा लग रहा है, बोलिए। इलेक्ट्रा आपको लग रहा है ना कि फीमेल वर्ड है, और ये कैसा लग रहा है, मेल वर्ड है। मतलब कि ये जो है बालक के अंदर उत्पन्न होगी और ये बालिका के अंदर उत्पन्न होगी। और जैसे बालक आप जान गए, तो इसका मतलब बालक का प्रेम किसके लिए ज्यादा होगा, माता बहन, मतलब फीमेल के लिए मेल का सबसे ज्यादा होगा। तो ये किसके अंदर, बालक के अंदर, लेकिन ओडियस जो है माता के लिए उत्पन्न होगा। और अगर ये बात करें इलेक्ट्रा, बालिका के अंदर होगा, लेकिन किसके लिए, पिता व भाई के लिए उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब पुरुष के लिए उत्पन्न होगा, पिता या भाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रा और ये जो है ओडियस, ये भावनाएं, भावना ग्रंथि का विकास किसमें होता है, ये होता है आपके बाल्यावस्था में। और बात करें कि किसने बताया, तो आपको पता है किसने बताया है। कमेंट बॉक्स में जाकर के आपका काम है कि छाप दीजिए एकदम कि किसने बताया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था में देखिए यहां पर क्या होता है, विषम लिंगी आकर्षण। तो विषम लिंगी आकर्षण मैंने आपको बताया है, बालक बालिका से ज्यादा आकर्षित होता है ना। समझ रहे हैं आप, बालक बालिकाओं का आकर्षण बढ़ता है, क्यों, क्योंकि सांवेगिक परिवर्तन होते हैं और काम की जो भावना होती है ना। रास ने क्या बताया है कि जो काम प्रवृत्ति है वो किसी अवस्था की मूल हो या ना हो, लेकिन किशोरावस्था का मूल क्या होता है, काम प्रवृत्ति होता है। इसी वजह से विषम लिंगी आकर्षण भी किशोरावस्था में आता है। समझ गए आप, नदी से तुलना की है ना रास ने, उन्होंने कहा कि जीवन के बहुत बड़े भाग को सिंचित करता है और उपजाऊ बनाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। समायोजन स्थिरता या विद्रोह की स्थिति, ये भी सामाजिकरण का तत्व है। समायोजन नहीं कर पाता है, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं उसके अंदर, और अंततः विद्रोह की स्थिति में आ जाता है, विद्रोह कर देता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करें सामाजिक गुणों का विकास। कौन कौन से सामाजिक गुणों का विकास इस अवस्था में कैसे होता है, जैसे नेतृत्व का विकास है, सहानुभूति का विकास है, सद्भावना का विकास है। ये आपका कहां पर, किशोरावस्था में। मैंने बताया टोली तो बालक बाल्यावस्था में बना लेता है, लेकिन टोली का नेतृत्व जो करने की भावना आ जाती है किशोरावस्था में, प्रबल रूप से विकसित होने लगती है। ध्यान रखेंगे, यहीं पर बालक को भविष्य की चिंता भी होती है। भविष्य की चिंता कैसे होती है, जैसे बालक अपने करियर को लेकर के चिंतित होता है कि आगे वो क्या करेगा, है ना, क्या करेगा। यहां पर एक और बात आती है, वित्तीय जो समस्या होती है उसको भी लेकर के बालक क्या हो जाता है, वित्तीय समस्या को लेकर के भी बालक चिंतित रहता है। ठीक है, ऐसी मतलब आर्थिक समस्याओं को लेकर बालक चिंतित रहेगा, अपना खुद का क्या करियर आगे बनाना है उसको लेकर के चिंतित रहेगा। बालक यहां पर जो है बहुत सारी चीजें सोचना शुरू कर देता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, भविष्य की चिंता भी जो होता है ये भी एक विकास का कारक बन जाता है
तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी वीर पूजा की भावना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो इस क्लास को थोड़ा सा हम लोग छोटे में करने की इसीलिए कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादातर प्रश्न यहीं से, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, इन कारकों को दो भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे? एक वैयक्तिक कारक बताया गया कि मतलब व्यक्तिगत, जो केवल बालक से संबंध रखते होंगे, है ना, और एक होगा वातावरणीय कारक की, मतलब जिसका जो है, जिसकी बागडोर बालक के हाथ में ना रहे, बालक के अंदर या बालक से जुड़ी हुई चीजें जो केवल बालक प्रभावित कर सकता है, वो वैयक्तिक में आ जाएगा। और जो आपका वातावरण से होता है, मतलब बालक के चारों तरफ की चीजें होती हैं, वो वातावरणीय कारक बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन सी चीजें। जैसे वैयक्तिक कारक अगर हम लोग देखें, तो वैयक्तिक कारक में एक होता है वंशानुक्रम। देखिए, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम को बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। कुछ लोगों ने इसको थोड़ा महत्व दिया है कि यदि जो है बालक का ये वंशानुक्रम जो है, ये बुद्धि को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, संवेगों को प्रभावित कर देगा। जब बुद्धि को प्रभावित कर रहा है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित कर देगा, तो थोड़ा बहुत ये क्या करेगा, बालक के सामाजिकरण को भी प्रभावित करेगा। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में दे दिया जाए चूज करने के लिए, और आपको लग रहा है कि वंशानुक्रम से ज्यादा प्रभावित करने वाली कोई चीज मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, आपको इस पे नहीं जाना है, दूसरे वाले ऑप्शन पे जाना रहेगा। अभी मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। मानसिक विकास, बालक का मानसिक विकास कैसे हुआ है, कितना हुआ है, ये भी सामाजिकरण को प्रभावित करता है। आप समझ रहे हैं। संज्ञानात्मक विकास, बालक के संज्ञान का विकास कितना हुआ है, किस स्तर पर है, ये भी क्या करता है, ये भी जो है सामाजिकरण को प्रभावित करता है। भाषा विकास, बालक को यदि अच्छी भाषा आती है तो क्या होता है, वो कहीं भी रहेगा तो उसको एकदम अच्छा फील होगा, अच्छा महसूस होगा, वो अच्छे से बात कर सकता है। तो ये भी सामाजिकरण का एक तत्व हो जाएगा, कारक हो जाएगा। शारीरिक विकास, यदि बालक का शरीर अच्छा नहीं है, मेरी तरह दुबला पतला है, तो क्या होगा, तो वो कहीं भी रहेगा ना समाज में, तो उसके अंदर थोड़ी सी जो होता नहीं है एक संवेग, दीनहीन की जो भावना अंदर विकसित हो जाती है, आने लगती है। ये भी सामाजिकरण को प्रभावित करने वाला कारक बन जाता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये वैयक्तिक कारक हो गए जो केवल बालक पर निर्भर करते हैं। अब हम बात करते हैं वातावरणीय कारक के। तो वातावरणीय कारक में दो जो है, उसको दो भागों में बांट दिया गया है। किसमें? एक मैंने बांटा है प्राथमिक कारक, और दूसरा बांटा है गौड़ कारक, मतलब द्वितीय कारक आप कह सकते हैं। प्राथमिक कारक में जो आता है वो है परिवार, फैमिली। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो बालक का पहला स्कूल या विद्यालय होता है, वो क्या होता है, परिवार होता है। जो पहली टीचर होती हैं वो माता होती हैं। मतलब सामाजिकरण का यदि मैं कहूं कि जो पहला स्टेप होता है, कहां से शुरू होता है, तो परिवार से ही शुरू होता है। सामाजिकरण का पहला जो स्तर होता है, तो परिवार जो प्राथमिक कारक में आ जाएगा। आप परिवार में कौन कौन होंगे, माता पिता हो जाएंगे, ठीक है, माता पिता या भाई बहन जो भी हो जाएंगे, तो ये किसमें हो जाएंगे, ये परिवार में। और एक हो जाएगा परिवार का वातावरण, तो परिवार के सदस्य और परिवार का वातावरण, ठीक है। तो ये जो है दोनों चीजें किसके अंतर्गत, परिवार के अंतर्गत। यदि बालक का परिवार का जो वातावरण है, बालक के परिवार में सब पढ़े लिखे हैं मान लीजिए, तो जो बालक होगा ना, वहां पर कैसी बातें होंगी परिवार में, तो पढ़ी लिखी बातें होंगी, गाली गलौज नहीं होगा। तो क्या होगा, बालक वहीं से तो सीखता है, तो बालक भी थोड़ा सा सहनशील, शांत, सारी चीजें वैसे ही करेगा। उसके परिवार में मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है या कोई भी गलती कर देता है, तो उसको मारने पीटने की बजाय समझाया जाता है। तो बालक वही सीखेगा कि कोई गलती करता है तो उसको समझाइए। किसी और दूसरे परिवार में आप देख लीजिए, कोई जरा सी गलती किया, ले धड़ाधड़ पढ़ना शुरू हो गया, तो क्या होगा, बालक वही सीखेगा कि गलती करने पे इनको मारना है तुरंत। तो ये चीजें होती है, परिवार का जो वातावरण होता है वो भी प्रभावित करता है सबसे ज्यादा। तो बात करें सबसे ज्यादा अगर प्रभावित करता है तो परिवार, क्योंकि बालक सबसे ज्यादा समय परिवार में ही बिताता है। दूसरा अगर मैं बात करूं गौड़ कारक की, तो गौड़ कारक में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए विद्यालय मैंने बताया कि परिवार के बाद बालक का जो द्वितीयक वाला आता है, सबसे दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है विद्यालय। क्योंकि उसके बाद परिवार के बाद बालक कहां पर सीखने जाता है, विद्यालय में सीखने जाता है ना।
तो विद्यालय में शिक्षक और विद्यालय का जो वातावरण है, ये दोनों बालक के सामाजिकरण में सबसे ज्यादा भूमिका निभाते हैं। शिक्षक कैसे भूमिका निभाते हैं? शिक्षक, मैंने अपने विद्यालय में ही देखा है कि जब बच्चों से आप अगर अच्छे से बात करिए और एकदम अच्छे तरीके से आप रहिए उनके साथ, तो बच्चे भी आपके साथ उसी तरीके से व्यवहार करते हैं, इवन दूसरों के साथ भी उसी तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप बच्चों को खेल खिलाइए, कोई बच्चा अगर गलती करता है, दूसरा उसके ऊपर डांटता है, तो आप उसको समझाइए कि कोई बात नहीं बेटा, वो सही कर लेगा, अगली बार वो सही कर लेता है। तो बच्चा समझता है, अगली बार अगर कोई गलती करता है तो वो बच्चा फिर उसको डांटता नहीं है, वो कहता है, सोचता है कि सर ने समझाया था, उसने सही किया, मुझे भी समझाना चाहिए। तो ये होता है शिक्षक जो है, ये विद्यालय में ये एक सामाजिकरण विकसित करने का बहुत ही बेहतरीन माध्यम शिक्षक। और विद्यालय का वातावरण अगर अच्छा है तो बालक वहां पर क्या होगा, अच्छे से उसका सामाजिकरण होगा, उसको सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी वहां से। पास पड़ोस से भी बालक सीखता है, क्योंकि जैसे परिवार से निकलता है या विद्यालय से आता है परिवार में, परिवार से फिर वो कहां जाता है, वो जाता है पास पड़ोस में। जैसे बाल्यावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में बालक घर में नहीं रहना चाहता है, वो चाहता है कि हमको बाहर खेलने को मिले, है ना। तो वो कहां जाएगा, आस पास पड़ोस में जाएगा। पड़ोस में जाएगा तो समूह उसका बनेगा, मित्र मिलेंगे या बगल का जो छोटा मोटा समुदाय होगा। तो ये आप दोनों चाहे तो एक साथ देख सकते हैं, तो कितना प्रभावित करेंगे आप समझ सकते हैं, है ना। एक प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि किसी बालक की मूल प्रवृत्ति में आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो उसका उत्तर यही होगा कि जो उसका समूह है, ग्रुप है, पूरे ग्रुप को आप बदलने की कोशिश करेंगे। एक बालक को बदलने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर कुंठा आने लगेगी, संवेगात्मक तनाव आने लगेगा। ठीक है, खेल कूद का मैदान सबसे बेहतरीन चीज, इसके बाद परिवार, विद्यालय और खेल कूद का मैदान। एक प्रश्न और मैंने बताया था कि सामाजिकरण का सबसे सशक्त माध्यम निम्न में से कौन सा है, वहां पर खेल कूद ऑप्शन में था। और इवन स्किनर और हैरीमन दो लोग हैं, इन्होंने कहा खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है, बालक वहीं से निर्मित होता है, वहीं से सीखता है सामाजिकरण की चीजों को। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, किसने कहा है, स्किनर। वैसे ज्यादातर अगर ऑप्शन में देगा तो स्किनर ही देगा। ये परिभाषा माफ कीजिएगा, ये परिभाषा थोड़ी लंबी थी, लेकिन इसका जो मेन थीम है ना, वो केवल यही है कि खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपके कारक रहे। अब हम लोग अभ्यास प्रश्नों पर चलेंगे। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, रुकिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, देखिए ध्यान से समझिएगा और उत्तर एकदम बहुत इत्मीनान से देखिएगा। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है अपने सामाजिक मानदंड बनाना? नहीं। मैंने क्या आप लोगों को बताया था कि जो सामाजिकरण का तात्पर्य होता है सामाजिक मानदंडों के साथ अनुकूलन करना। तो क्या कहीं अनुकूलन है? अनुकूलन समायोजन, सी वाला ऑप्शन आपको मिल गया ना। आप सीधा सीधा ये समझिए, बालक जो है अनुकूलन करता है। क्या करता है? अनुकूलन करता है। वो अपने मानदंड नहीं बनाता है, वो समाज के हिसाब से अनुकूलन करता है, कुछ चीजें सीखता है, कुछ में परिवर्तन करता है। ये चीजें आपको समझनी है, ठीक है। आगे अगर बात करें, हाँ एक ऑप्शन और था, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करेगा। ऐसा भी नहीं है, सदैव क्यों करेगा? कोई चीज गलत है तो उसका अनुपालन क्यों करेगा वो, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। ये आप प्रश्न देख लीजिए क्योंकि ऑप्शन नीचे चला गया है। देखिए, अब कहां से बच्चे सीखते हैं? परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, इन सभी से। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा? डी, इन सभी से। ये तो इसमें कुछ बताने वाली चीज ही नहीं थी। आगे देखते हैं, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायता परक व्यवहार और आक्रामकता की आवश्यकता। क्या ये है जो है? आप कहेंगे नहीं भाई, आक्रामक तो सामाजिक मूल्य में आएगा ही नहीं, मार झगड़ा का ही होता है सामाजिक मूल्य। तो आप कहेंगे नहीं। प्राथमिक लक्ष्य क्या है? प्राथमिक लक्ष्य ही नहीं पता है तो आप क्या उसको मानेंगे? ये भी नहीं। मूल प्रवृत्ति जो है ये सामाजिक मूल्य है क्या? तो आप कहेंगे नहीं। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जन्मजात भी होती है, ये सामाजिकरण नहीं। एक चीज आप समझिए कि बालक जब पैदा होता है ना तो वो सामाजिक नहीं होता है, ना तो सामाजिक होता है और ना तो असामाजिक होता है। दोनों में से कुछ नहीं होता, बल्कि उदासीन होता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता है।
जब वो जन्म लेता है उसके बाद धीरे धीरे उसका सामाजिकरण शुरू होता है ना। तो यहां पर समझिए सहायता परक व्यवहार, तो समाज में क्या होता है, सहायता परक व्यवहार जो होता है कि मतलब एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। खेल में आप यही तो सिखाते हैं बच्चों को, तो सहायता परक व्यवहार ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है, तो किस आयु वर्ग से संबंधित है, टोली की अवस्था, बाल्यावस्था, और आप इसमें तुरंत देखेंगे क्या कोई है बाल्यावस्था, ये तो पूर्व बाल्यावस्था या किशोरावस्था में जाएगा। ये आपका जाएगा किसमें, जो है ये दोनों आपके किसमें जाएंगे, ये दोनों आपके जाएंगे किशोरावस्था में, तो बाल्यावस्था आपका बी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे एकदम बेहतर आंसर आपको मिल जाएगा। जितने प्रश्न मैं करा रहा हूं सब यूपी टेट में पूछे गए प्रश्न है, यूपी टेट या किसी अन्य स्टेट के टेट में जो है पूछे गए प्रश्न है। अगला है बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है, भाई ये तो सीधे सीधे आपने देखा, विद्यालय से नहीं, सांस्कृतिक केंद्र से नहीं, धार्मिक केंद्र से नहीं, पहला पाठ कहां से, परिवार से। पहली शिक्षिका कौन होंगी, तो माता जो होंगी वो पहली शिक्षिका हो जाएंगी। आगे बात करते हैं, परिवार एक साधन है, परिवार एक कैसा साधन है, ये 2011 यूपी टेट का प्रश्न है, क्योंकि मैंने इसको हल कराया हुआ है ना। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर यूपी टेट PYQ के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको मिलेगा। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है, देखिए पहले मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, नीचे से चलते हैं, दूरस्थ शिक्षा से चलते हैं। दूरस्थ शिक्षा का मतलब क्या होता है, जैसे NIOS वाले हैं, इग्नू वाले हैं, राजर्षि टंडन वाले हैं, है ना। तो ये होता है दूरस्थ शिक्षा की, वो आपको किताबें सब कुछ मिलेंगी, बस आपको किसी जगह बंध के, किसी एक कमरे में क्लासरूम में बंध के नहीं पढ़ना होता है। तो ये आपकी दूरस्थ शिक्षा, डिग्री वगैरह सब आपको मिलेगा, ठीक है। आगे बात करें, ये गैर औपचारिक नहीं, औपचारिक शिक्षा का मतलब ये होता है कि आप जो है आपके लिए एक कमरा निर्धारित कर दिया जाए, कोई स्थान निर्धारित कर दिया जाए, वहां पर आप जाएंगे, उसके लिए एक पाठ्यक्रम होगा और तब आप उसके हिसाब से पढ़ेंगे, आपको उसकी डिग्री भी मिलेगी। ये होता है औपचारिक शिक्षा, ठीक है। लेकिन परिवार क्या है, बालक सीखता तो परिवार से भी है ना, लेकिन क्या वहां से कोई डिग्री मिलती है, क्या कोई उसका पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, आप कहेंगे नहीं। तो अनौपचारिक शिक्षा का एक माध्यम हो जाएगा आपका परिवार। अनौपचारिक शिक्षा में क्या होगा दोस्तों, यहां पर कोई स्थान निर्धारित नहीं है, आप कहीं से भी बैठ के सीख सकते हैं, कुछ भी जो भी सीख रहे हैं सब अनौपचारिक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आप कहीं भी बाहर हैं, परिवार में कुछ भी सीख रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा, अनौपचारिक साधन के अंतर्गत आएगा। बालक की प्रथम पाठशाला है, तो अब ये तो परिवार है, इसमें ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है, मैंने आपको बताया है कौन है, तो आपने कहा कि प्राथमिक और गौड़। प्राथमिक में एकमात्र परिवार आपको मिलेगा, गौड़ में ये दोनों मिल जाएंगे, मीडिया, विद्यालय, ये सभी किसमें मिलेंगे, गौड़ में मिलेंगे। उसमें भी यदि आपको ऑप्शन में दे चूज करने के लिए, तो जिसमें विद्यालय होगा वही आप चूज करेंगे, सही ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो द्वितीयक मतलब गौड़ वाला कौन सा उदाहरण है, ऑप्शन फटाफट से देखना आप शुरू कर दीजिए। परिवार एवं पड़ोस, तो परिवार तो प्राथमिक में है, गलत। परिवार प्राथमिक में है, गलत। विद्यालय एवं मीडिया, और मीडिया एवं पास पड़ोस, गौड़ में तो ये दोनों होते हैं, पास पड़ोस, मीडिया और विद्यालय, लेकिन जो सबसे ज्यादा उसमें सहायक होगा आप उसको चुनेंगे कौन, गौड़ में विद्यालय, जहां पर आपको मिल जाए वही आपका उत्तर राइट हो जाएगा। तो सी वाला आंसर आपका क्या होगा, राइट होगा। और ये बस 9 ही क्वेश्चंस रखे गए हैं शायद, ठीक है, हाँ 9 ही क्वेश्चंस रखे गए हैं। और आज की क्लास बस इतनी ही होगी। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम से मंडे को जो है मंडे से आपकी जो इवनिंग वाली क्लास होगी, ये क्लास आज बहुत लेट हो गई, कुछ एक्स्ट्रा वर्क आ गया था जिसकी वजह से क्लास लेट हुई है। तो मंडे से शाम वाली क्लास आपकी लाइव होगी और उसका मैं एक टाइम फिक्स कर दूंगा। तो मंडे से शाम को आपको एक क्लास लाइव दी जाएगी, बाकी जो भी क्लास होगी अपलोडेड होगी या जैसे भी होगी उसका नहीं, लेकिन शाम को एक क्लास आपको लाइव मिलेगी। क्योंकि जब एक अध्यापक पढ़ाता है तो छात्र, और आप मुझे अध्यापक मत समझिए, मैं तो आपका दोस्त बन के पढ़ाता हूं, तो वो एक जो है ना फ्लो नहीं बन पाता है जब क्लास अपलोडेड होती है। तो मैं भी चाहता हूं कि एक जो फ्लो है, अंतर संबंध होना चाहिए, वो एक स्थापित होना चाहिए डेली, ठीक है।
तो हम लोग डेली एक लाइव क्लास के साथ मिलेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी। आप लोग जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए, अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।